इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक विस्फोट और आधे यूक्रेन की जल समाधि 6 जून की सुबह होने से पहले काखोवका डैम में एक विस्फोट हुआ और ईस्टर्न यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में समा गया। यूक्रेन में बहुत भयावह हालात हो गए हैं, बड़े स्तर पर विनाश दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले 48 घंटे में ऐसा विनाश चक्र शुरू हो सकता है जो पूरे यूरोप के लिए अस्तित्व का संकट बन जाएगा। काखोवका डैम में पानी बहुत तेजी से कम हो रहा है और घटते जल स्तर के साथ ही एटमी खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए यूक्रेन से आई विनाश की तस्वीरें और इन तस्वीरों के पीछे छिपे विश्व विनाशक खतरे की सच्चाई क्या है, वो भी जानिए। जिस महाविनाश की आशंका बीते साल से जताई जा रही थी, वो सच साबित हो गई। आधे यूक्रेन में प्रलय जैसे हालात बन चुके हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डैम ध्वस्त हो चुका है। काखोवका का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और डैम के किनारे पर बनी हाइड्रो पावर प्लांट की इमारत पानी की रफ्तार से गिर चुकी है। डैम टूटने के बाद ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में हर तरफ पानी ही नजर आ रहा है। नोवा काखोवका डैम यूक्रेन के खेरसोन शहर में है। नीपर नदी पर बने इस डैम पर काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ है। 5 जून की रात के एक सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि डैम के 2 गेट खुले हैं। सर्विलांस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तभी डैम पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जबरदस्त धमाके के बाद ऊंची लपटें उठती हैं और चिंगारियां नजर आती हैं। कैमरे में सिर्फ काला धुआं रिकॉर्ड होता है। इसके बाद वाले वीडियो में नजर आता है कि धमाके से डैम का कितना बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। धमाका होते ही लाखों करोड़ गैलन पानी से भरे रिजर्वॉयर से निकली लहरों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। डैम टूटने से तेज रफ्तार से पानी निकला और लहरें धरती से इतनी तेजी से टकराने लगी जिनसे बम धमाके जैसी आवाजें आई। पानी की रफ्तार से काखोवका हाइड्रो पावर प्लांट देखते ही देखते तबाह हो गया। डैम विस्फोट के कुछ ही घंटों बाद आसपास के पूरे इलाके में पानी नजर आने लगा। विनाशक लहरों ने कुछ ही घंटों में विस्फोट के बाद बचे खुचे डैम को भी तबाह कर दिया। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही घंटों के अंदर में काखोवका डैम का जो हिस्सा पानी के ऊपर नजर आ रहा था, वो भी दिखाई देना बंद हो गया। नोवा काखोवका डैम में विस्फोट होने के कुछ ही घंटे बाद काखोवका शहर आधे से ज्यादा डूब गया। सूखी जमीन पानी में समा गई और शहर में हंस तैरते नजर आने लगे। डैम से निकले पानी ने कुछ ही घंटों के भीतर खेरसोन क्षेत्र के कई रिहायशी इलाकों को घेर लिया और हर तरफ पानी नजर आने लगा। खेरसोन के कई निचले इलाकों में पानी का स्तर 10 फीट से ज्यादा पहुंच गया। एक मैप के जरिए समझिए कि काखोवका डैम टूटने के बाद कुछ ही घंटों में खेरसोन और आसपास के इलाकों का क्या हाल हुआ है।
तस्वीरें तब की हैं जब काकोक्वा डैम से पानी नियंत्रण के साथ छोड़ा जा रहा था और ये डैम विस्फोट के बाद की तस्वीरें हैं। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र पहले सूखा हुआ था और अब डैम तबाह होने के बाद कितना बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। ये ना रोका जा सकने वाला विनाश शुरू हुआ एक विस्फोट के साथ। और आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल नोवा काखोव्का डैम है किस तरह का, कितना नुकसान इसे हुआ है, ग्राफिक के जरिए समझिए। नोवा काखोव्का डैम पर 5 जून की रात 2:05 पर एक धमाका हुआ। जबरदस्त धमाके से 28 गेट वाले डैम के 14 गेट तबाह हो गए। पानी बहुत तेज रफ्तार से बहने लगा। नोवा काखोव्का डैम की ऊंचाई 30 मीटर है और इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। वर्ल्ड डेटा सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की इन संस्था ने कहा है कि कुछ घंटों में यूक्रेन के 100 कस्बे और शहर पूरी तरह बाढ़ में डूब गए। हर घंटे में डैम का 15 सेंटीमीटर जल स्तर घट रहा है। अगले 48 घंटे के भीतर खेरसौन के आसपास वाले इलाकों में 40 फीट की ऊंचाई तक बाढ़ का पानी जमा हो सकता है। बाढ़ से विनाश हो ही रहा है। अब ज़ेपोरिज्जिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर विस्फोट का खतरा भी बढ़ गया है। यूक्रेन का आरोप है कि काखोव्का डैम की तबाही के पीछे रूस का हाथ है। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के शहरों को डुबोने के लिए काखोव्का डैम पर हमला किया है, जबकि क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी फौज ने डैम को टारगेट बनाकर कोई हमला नहीं किया है। लेकिन काखोव्का डैम के गिरते ही एटमी विनाश का खतरा मंडराने लगा है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 6 जून को आपात बैठक बुलाई। ये बैठक 11 घंटे से ज्यादा चली। दरअसल नीपर नदी पर बने इस डैम का सीधा कनेक्शन ज़ेपोरिज्जिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट से है। काखोव्का डैम जिस नीपर नदी पर बना है उसका रिजर्वॉयर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर का है और ज़ेपोरिज्जिया तक फैला है। इसी डैम के रिजर्वॉयर से जुड़ा है ज़ेपोरिज्जिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम। इस सैटेलाइट तस्वीर में ज़ेपोरिज्जिया पावर प्लांट के 6 रिएक्टर दिखाई दे रहे हैं। इन रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम चलाने वाला बड़ा सा जलाशय भी दिखाई दे रहा है। काखोव्का से ज़ेपोरिज्जिया तक फैले इस रिजर्वॉयर से ज़ेपोरिज्जिया के कूलिंग सिस्टम चलते हैं। 4 मार्च 2022 से ये प्लांट रूस के कब्जे में है। एनिमेशन में नजर आ रहा ये बड़ा सा गोला इन छोटी कैनाल के जरिए सीधे रिएक्टर तक पानी पहुंचाता है, जिससे रिएक्टर में भरा न्यूक्लियर फ्यूल पिघलने से रोका जाता है। लेकिन अब इस प्लांट को कूलिंग के लिए पानी कम पड़ने का खतरा गहराता जा रहा है, क्योंकि काखोव्का डैम से 15 सेंटीमीटर पानी प्रति घंटे घट रहा है। इस हिसाब से 24 घंटे में 3.6 मीटर पानी घट जाएगा। अगर पानी इसी रफ्तार से बहा तो 48 घंटे में काखोव्का रिजर्वॉयर का पानी 13.2 मीटर नीचे चला जाएगा। पानी 12.7 मीटर घटने से रिएक्टर्स के कूलिंग सिस्टम को पानी मिलना बंद हो जाएगा और उनमें विस्फोट हो सकता है। नवंबर 2022 में जब रूस ने खेरसौन खाली किया था तब काखोव्का डैम के 2 गेट तबाह हो गए थे। तब अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर डैम का जलस्तर 13.2 मीटर से नीचे गया तो रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। नवंबर 2022 में जब रूस ने खेरसौन खाली किया था तब काखोव्का डैम के 2 गेट तबाह हो गए थे। तब अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि जल स्तर 13.2 मीटर से नीचे गया तो रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। काखोव्का रिजर्वॉयर के पानी को इस वक्त रोकना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि धमाके से डैम का जो हिस्सा तबाह हुआ है वो सबसे अहम है। इस वक्त की बड़ी खबर, वैगनर चीफ प्रिगोजिन का विस्फोटक बयान सामने आया है। बेलगोरोद पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है रूस। अपनी जमीन पर हमला कर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का प्लान है। अपनी ही जमीन पर एटमी अटैक का प्लान बनाया है, ये कहा प्रिगोजिन ने। अपने शहर से रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। प्रिगोजिन ने बड़ा बयान दिया है, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अपने ही देश में, अपने ही इलाके पर हमला रूस कर सकता है। लेकिन
किस तरह से डैम पर जो हमला हुआ, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दरअसल इसका असर कितना बड़ा है। काखोखवा डैम के 28 में से 11 गेट तबाह हो चुके हैं। जो 11 टूटे हैं उन्हीं में डैम कंट्रोल करने वाली मशीनें लगी थी। पानी का बहाव नियंत्रित करने वाली मशीनें तबाह हो चुकी हैं। बिना मशीनों के डैम का पानी रोकना नामुमकिन है। अगस्त 2022 में यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी के प्रमुख ने कहा था कि अगर 1.5 घंटे के लिए भी रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम बंद हो जाता है तो फ्यूल पिघल जाएगा और पूरे यूरोप को अपनी जद में लेने वाला रेडिएशन शुरू हो जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च मारियाना बजरिन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है और दिशा पश्चिमी हो सकती है, जिसमें रूस का एक बड़ा हिस्सा समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। पानी तो काखोखवा के निचले इलाके में बाढ़ बनकर विनाश मचा रहा है, लेकिन इससे निकला खतरा पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जितनी शिद्दत के साथ यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान का आगाज किया, उससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ पुतिन की ब्रिगेड पलटवार कर रही है, बारूदी प्रहार कर रही है, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव के जरिए ज़ेलेंस्की रूसी कब्जों वाले इलाके को फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो वहीं रूस ने अपने सॉलिड डिफेंस और अटैक से यूक्रेनी फौज के होश फाख्ता कर दिए हैं। बस आर पार की इसी जंग के चलते यूक्रेन में विध्वंसक काल का चरम है। कदम कदम पर विस्फोटकों के जरिए धरती थर्रा रही है। आखिर कैसे, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कहीं आसमान से एयर स्ट्राइक, तो कहीं जमीन पर आर पार की बारूदी फाइट। कहीं सैन्य ठिकानों पर हमला, तो कहीं मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रचंड प्रहार से दहला। कहीं टैंक तबाह हुए, तो कहीं कामिकाज़े ड्रोन्स तहस नहस किए गए। कहीं लड़ाकू विमानों ने कहर बरपाया, तो कहीं परमाणु बम वर्षकों की एंट्री से वॉर जोन थर्राया। भले ही रूस यूक्रेन जंग बीते 15 महीनों से जारी हो, मगर बीती रात यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव अटैक का सेकंड डे था, जिसे विध्वंसक और विनाशक बनाने के लिए यूक्रेनी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी। दरअसल काउंटर ऑफेंसिव प्लान के सेकंड फेज में यूक्रेन ने 4 अलग अलग मोर्चों पर प्रहार किया। मसलन काउंटर ऑफेंसिव फर्स्ट फ्रंट, डोनेस्क और लुहांस्क रीजन, काउंटर ऑफेंसिव सेकंड फ्रंट, अवदीवका और कीव रीजन, काउंटर ऑफेंसिव थर्ड फ्रंट, ज़ेपोरिज़िया बाखमुत रीजन, काउंटर ऑफेंसिव फोर्थ फ्रंट, रूस का बेलगोरोद रीजन। ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड ने पूरी तैयारी के साथ इन चारों वॉर फ्रंट पर एक साथ ताबड़तोड़ प्रहार किए। ये डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। यूक्रेन के सभी रीजन में बारूदी कोहराम मच गया। वहीं यूक्रेन बॉर्डर से सटे रूस के बेलगोरोद में भी यूक्रेन का डेडली अटैक बेहद विस्फोटक था।
क्योंकि यूक्रेन की सेना ने 4 वॉर फ्रंट पर 24 से ज्यादा बारूदी स्ट्राइक की। 19 स्ट्राइक रूसी कब्जे वाले इलाके में मौजूद सैन्य अड्डों पर की गई, जबकि 5 हमले रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर किए गए। यूक्रेनी सेना के हमले में रूस के 10 यूएवी और 6 अटैक ड्रोन तबाह हुए। इसके अलावा रूस की 12 आर्टिलरी यूनिट को यूक्रेन ने तहस नहस कर दिया। यूक्रेन के हमले में रूस के हथियार डिपो और ऑयल डिपो भी तबाह हुए। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान का सेकंड फेज कितना विध्वंसक था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महज चंद घंटे के भीतर ही यूक्रेनी ब्रिगेड की स्पेशल यूनिट ने रूसी सेना के कैंप में खलबली मचा दी। रूसी डिफेंस के हथियार, गोला बारूद सब नेस्तनाबूद कर दिए गए। इतना ही नहीं, काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान के दूसरे दिन ही यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले कई इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ रीजन से रूसी फौज को पीछे हटना पड़ा, तो कुछ इलाकों में रूसी ब्रिगेड सरेंडर तक के लिए मजबूर हुई, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव अटैक के सेकेंड फेज में यूक्रेन सेना ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया। भले ही वेस्ट से मिले डेडली वेपन्स के दम पर यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव के दूसरे दिन जबरदस्त बारूदी कोहरा मचाया, लेकिन पुतिन ब्रिगेड के पलटवार ने यूक्रेन के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। यकीन मानिए, रूसी सेना ने हर वॉर फ्रंट पर न सिर्फ यूक्रेन के हमलों का सामना किया, बल्कि चौतरफा प्रहार किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि काउंटर ऑफेंसिव डे के दूसरे दिन ही रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के 1500 सैनिकों को मारने का दावा किया। रूस की सेना ने यूक्रेन के 28 से ज्यादा टैंकों को तहस नहस किया, जिसमें 8 जर्मन लेपर्ड 2 टैंक तो डोनेस्क रीजन में तबाह किए। रूस ने यूक्रेन के तमाम इलाकों में 35 क्रूज मिसाइल अटैक किए। रूसी डिफेंस ने KH-55 और KH-101-102 मिसाइलों से हमले किए। इसके अलावा Tu-95 बॉम्बर से KH-555 क्रूज मिसाइल दागी गई। आपको बता दें कि रूसी डिफेंस ने अपने Tu-95 MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के जरिए कैस्पियन सागर के ऊपर से क्रूज मिसाइलें दागी, और यह हमला यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों और शहरों पर किया गया। मतलब ये कि भले ही यूक्रेन ने अपने सभी हारे हुए इलाके जीतने के मिशन से काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया हो, और शायद यूक्रेन को इसका फायदा भी हुआ हो, मगर रूस ने अपने जंगी तेवर और बारूदी पलटवार से यह जता दिया है कि रूसी सेना को बैकफुट पर लाना, यूक्रेन के इलाकों से रूसी ब्रिगेड को हटाना इतना आसान नहीं है, और शायद ये अब ज़ेलेंस्की भी समझ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या 1.25 साल से चल रहे युद्ध का आखिरी फैसला सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा? क्या यूक्रेन और रूस की सीमाओं तक सिमटा युद्ध पूरी धरती के विनाश के साथ ही अंत होगा? जैसी आशंका और जैसी तैयारी है, उसमें अब डायनासोर युग की वापसी की कल्पना भी की जाने लगी है। परमाणु हथियारों का जखीरा रखने वाला रूस और अमेरिका एक महाविनाशक युद्ध के लिए अभ्यास में जुट गए हैं। जिन हथियारों से युद्धाभ्यास हो रहा है, हवा, पानी और जमीन पर दोनों देशों के जो हथियार नजर आ रहे हैं, अगर युद्धाभ्यास के बाद उनका इस्तेमाल जंग में हुआ तो ये धरती 15 मिनट में वीरान हो जाएगी। समंदर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर।
हवा में रूस का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। और जमीन पर रूस की घातक यार्ड्स मिसाइल। धरती पर महाविनाश के संकेतों की कमी नहीं। एक बहुत बड़े घमासान की तैयारी शुरू हो गई। अभ्यास के नाम पर जिन हथियारों को जुटाया जा रहा है, उससे नेटो और रूस का तनाव अब चरम पर है। धरती के दो हिस्सों में रूस और नेटो की सेना जिस मकसद से जुट रही है, दोनों देश खुद को जिस महासंग्राम के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर सचमुच वो हुआ तो अंजाम संपूर्ण धरती का महाविनाश होगा। रूस यूक्रेन युद्ध का अंजाम और अंत दोनों परमाणु युद्ध हो सकता है। ये आशंका अब और गहराने लगी तो उसकी वजह मौजूदा हालात है। अपडेट नंबर 1, एटमी बॉम्बर की उड़ान, आसमान में टला घमासान। यह रूस का Tu-95 MS स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर है। नेटो रूस के बीच बढ़ते तनाव को इस बॉम्बर ने एक बार फिर भड़का दिया है। सोमवार को रूस के 2 Tu-95 MS ने उड़ान भरी। दोनों बॉम्बर बैरेंट्स सागर और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर पहुंचे। दोनों बॉम्बर न्यूट्रल वाटर क्षेत्र में थे। 5 घंटे तक दोनों बॉम्बर्स ने अलग अलग रूट पर उड़ान भरी। अपडेट नंबर 2, रूसी बॉम्बर का पीछा, नेटो ने फाइटर जेट भेजा। रूस के दोनों बॉम्बर जिस इलाके में उड़ान भर रहे थे, उसी इलाके में इन दिनों अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से युद्धाभ्यास चल रहा है। यही वजह है कि रशियन बॉम्बर्स को देखते ही नेटो भी एक्शन में आ गया और नेटो के F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। दोनों देशों के बीच आसमान में टकराव का सीन तैयार हो गया था, लेकिन रशियन बॉम्बर वापस लौट गए। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के नॉर्वे के करीब पहुंचने के बाद से ही रूस बौखलाया हुआ है। USS गेराल्ड फोर्ड पोत ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसमें डबल बैंड रडार सिस्टम एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में सिर्फ इसी पोत पर है। वहीं इसकी ताकत बढ़ाते हैं पोत पर तैनात 90 जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, जिसमें 5वीं पीढ़ी के F-35C फाइटर जेट भी शामिल है। इसी पोत को दक्षिणी इंग्लैंड में पोर्ट्समाउथ के पास तैनात किया जा रहा है। अमेरिका रूस के बॉर्डर के करीब सैनिकों की तैनाती तेजी से बढ़ा रहा है। जवाब देने की तैयारी रूस की तरफ से भी हो रही है। अपडेट नंबर 3, रूस के बिल्कुल पास यूएस का नया युद्धाभ्यास। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि रूस के बेहद करीब मौजूद है नेटो के 14 देशों की सेना। युद्धाभ्यास के बहाने ये जमावड़ा लगा है। नाम दिया गया है आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023। युद्धाभ्यास फिनलैंड में हो रहा है। फिनलैंड नेटो का नया सदस्य है जिसकी सीमा रूस से मिलती है। यहां अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड सहित 14 देशों की सेना मौजूद है। रूस की सीमा के करीब नेटो के 7,500 सैनिकों की मौजूदगी है। 1000 से अधिक वाहन और 150 लड़ाकू विमान भी लाए गए हैं।
अंदाजा लगाइए, एक तो फिनलैंड को नेटो में शामिल करना और फिर रूस की सीमा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर नेटो की सेना का आना। ये रूस के लिए ओपन चैलेंज की तरह है। रूस के शक्तिशाली रडार तैनात होने के साथ ही अब रूस ने भी युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी। अपडेट नंबर 4, बाल्टिक में नेवी का एक्शन, ताकत दिखा रहे रशियन। सोमवार से बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर में रूस की सेना का एक्शन शुरू हो गया है। रूस ने बाल्टिक में अपने 40 युद्धपोत, 3500 सैनिक और 25 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया है। अब हालात बिल्कुल युद्ध की तरह है। रूस की एक्सरसाइज 15 जून तक चलेगी। बाल्टिक में इस वक्त नेटो के 50 युद्धपोत, 6000 जवान और 45 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। दोनों देशों का एक साथ आसपास युद्धाभ्यास किसी भी वक्त युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। यही वजह है कि रूस के एक टीवी शो में परमाणु युद्ध को बेहद करीब बताया गया। रूस की ताकत का बखान करने वालों ने 15 मिनट में दुनिया खाक होने की आशंका जताई। जमीन और हवा में फुल एक्शन के साथ ही रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइल को भी वॉर जोन में भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का यार्ड्स मोबाइल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम अलाई टेरिटरी से निकला था और इसे बार्नोल मिसाइल डिवीजन में तैनात किया जाना था। अब रूस ने इसे युद्ध के लिए तैनात कर दिया है। तैयारी दोनों तरफ से, एटमी हथियार की भी कमी नहीं है। अगर परमाणु वॉर की शुरुआत हुई तो धरती के एक बड़े हिस्से का बर्बाद होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूसी फोर्स का खार्किव पर बड़ा हमला। देर रात एक साथ कई अटैक किए गए। खार्किव के मेयर ने हमले की जानकारी। अभी हमले से हुए नुकसान की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हमले की पुष्टि की गई है खार्किव के मेयर द्वारा। रूस यूक्रेन का सबसे भयानक दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की एक डिमांड पूरी होने वाली है। अब यूक्रेन को फाइटर जेट की खेप मिलनी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के पायलट की पहली टीम ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन भेजी जा चुकी है। जाहिर है, जब यूक्रेन को फाइटर जेट मिल जाएंगे तो वो खामोश नहीं बैठेगा। रूस पर उसी के अंदाज में पलटवार करेगा। अब सवाल यह कि क्या यूक्रेन के फाइटर जेट का अटैकिंग दायरा सिर्फ क्रीमिया तक होगा? अगर यूक्रेन ने फाइटर जेट का इस्तेमाल क्रेमलिन पर हमले के लिए किया तो एटमी कोहराम मचना तय है। आखिर ज़ेलेंस्की को जिस वक्त का इंतजार था वो आ चुका है। अब यूक्रेन को सुपर कॉम्बैट फाइटर जेट मिलने वाले हैं, जिसके बाद ज़ेलेंस्की रूस पर बड़ा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने की खबर ने क्रेमलिन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि रूस को अब 2 लेवल पर खतरा है। पहला खतरा, यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक कर सकता है, और दूसरा खतरा है यूक्रेन रूस में घुसकर अटैक कर सकता है। यानी अब जंग में सबसे हाहाकारी दौर शुरू होने वाला है। खबर तो ये भी आ रही है कि यूक्रेन को फाइटर जेट की पहली खेप मिल चुकी है। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये खेप अमेरिका ने दी है या फिर किसी यूरोपीय देश ने। यूक्रेन को फाइटर जेट देने का मतलब सीधा है, रूस के वर्चस्व को आसमान में काउंटर अटैक करना। इसके अलावा रूस को अपने डिफेंस सिस्टम पर भी काम करना होगा। ये जंग का सबसे ताजा वीडियो है। इसमें 2 फाइटर जेट फ्रंट लाइन के पास उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन जेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन को मिले Su-25 है, जिन्होंने फ्रंट लाइन के पास पहुंचकर रूसी खेमे में हलचल मचा दी। सोचिए, जब यूक्रेन को इसी तरह के फाइटर जेट और मिलेंगे तो वो कितना ज्यादा खूंखार हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के पास खोने को कुछ नहीं। इसलिए वो पूरी ताकत से रूस पर हमला करेगा और उससे मिलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट काफी मददगार साबित हो सकते हैं।
वैसे भी अब धीरे धीरे वो तमाम देश भी फाइटर जेट देने को तैयार हो रहे हैं जो पहले आनाकानी कर रहे थे। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बयान दिया है कि जर्मनी अब यूक्रेन को फाइटर जेट देने का मन बना चुका है, जबकि पहले वो टॉरस मिसाइल दे रहा था जिसे अब रोक दिया गया है। अभी तक रूस पर बड़ा हमला करने से बच रहे ज़ेलेंस्की का हौसला एकदम से बढ़ गया है। दरअसल पिछले एक महीने में ज़ेलेंस्की ने 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के दौरे किए हैं और हर दौरे पर फाइटर जेट की डिमांड की। उसका असर अब दिख रहा है। यूक्रेन को न सिर्फ फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के पायलट को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके लिए यूक्रेन के कॉम्बैट पायलट की टीम ब्रिटेन जा रही है और इसके बारे में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस स्मॉयहॉल ने जानकारी दी है। यूक्रेन के पायलट का एक ग्रुप यूके के लिए निकल चुका है, जहां वो मॉडर्न फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा पोलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के पायलट को फाइटर जेट ट्रेनिंग देने की बात कही है। जबकि बाइडेन G7 समिट के दौरान ही फाइटर जेट F-16 और उसे उड़ाने की ट्रेनिंग देने का वादा कर चुके हैं। G7 समिट के दौरान स्पेशल गेस्ट के तौर पर ज़ेलेंस्की को भी इनवाइट किया गया था। हालांकि इसके अलावा कई और देश भी हैं जो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, जिसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स यूक्रेन को देने जा रहा है, जिनकी संख्या 41 है। दी ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वेस्टर्न अलायंस में शामिल देशों को अमेरिकी फाइटर जेट यूक्रेन को देने की मंजूरी दे दी है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया F-16 और F-18 की खेप भेजेगा, जबकि पहले वो रिटायर हो चुके जेट्स भेज रहा था। यानी ज़ेलेंस्की की डिमांड पूरी होने वाली है। फाइटर जेट मिलने वाले हैं, बस इंतजार लॉन्ग रेंज मिसाइल का है। आपको दिखाते हैं कौन से देश यूक्रेन को एडवांस्ड जेट्स दे रहे हैं। अमेरिका F-16 दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया F-18 की खेप भेज रहा है, ब्रिटेन और जर्मनी यूरो फाइटर टाइफून दे रहे हैं, फ्रांस राफेल और मिराज देने जा रहा है, जबकि स्वीडन ग्रिपन की खेप दे रहा है, पोलैंड स्लोवाकिया MiG-29, जबकि बुल्गारिया Su-25 और नीदरलैंड्स डेनमार्क मेड इन अमेरिका F-16 यूक्रेन को देने जा रहे हैं। यानी यूक्रेन को रूस में तबाही मचाने के लिए नेटो देशों की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। तभी तो मॉडर्न फाइटर जेट्स लगातार मिल रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की को इंतजार है लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ हल्की मिसाइलों के जखीरे का, जिससे वो एक बार में रूस के कब्जे वाले इलाकों पर इतना जबरदस्त हमला कर सके जिससे रूस में तहलका मच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 15 महीनों से जारी जंग में एक नया मोड़ आ गया है। पुतिन को उनके अपने ही सिर दर्द दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन का विरोध करने वाले इस विद्रोही गुट को यूक्रेन के साथ साथ नेटो का भी गुप्त रूप से समर्थन हासिल है। रूस के इस बागी गुट का नाम है फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन। इसी गुट को आगे करके यूक्रेन पुतिन के खिलाफ एक सीक्रेट ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स चला रहा है, जिसके दम पर यूक्रेन ने रूस का सैकड़ों मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान करने का दावा किया है। बेलगोरोद पे हमला, रूस क्यों दहला? शेबेकिनो में रूस को नुकसान, इसने किए टैंक तबाह। क्रेमलिन तक ड्रोन प्रहार, मॉस्को में हाहाकार। क्या रूस के बागी ही बन गए हैं पुतिन के लिए सिरदर्द? या यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव चक्रव्यूह में फंस गई है रूसी सेना? रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का बागी गुट फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन पुतिन के विक्ट्री प्लान के रास्ते में मुसीबत बन गया है। विद्रोही लड़ाकों ने यूक्रेन बॉर्डर से सटे रूसी इलाके शेबेकिनो में ड्रोन से ताबड़तोड़ कई अटैक किए और रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन के हमले में 3 टैंक तबाह हो गए। शेबेकिनो में हमले से अफरा तफरी मच गई।
हमले के बाद लोग तेजी से इलाका खाली कर रहे। रूसी इलाके शबकिनो में रूसी विद्रोही लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं। उधर रूस के बेलगोरोद में भी विद्रोही गुट लगातार अटैक कर रहा है। बेलगोरोद में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान एक रूसी कर्नल की मौत भी हो गई। दावे के मुताबिक बेलगोरोद में रूसी विद्रोही लड़ाकों ने एक सीक्रेट सुरंग के जरिए घुसपैठ की। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विद्रोही लड़ाकों को यूक्रेन मदद भेज रहा है। रूस के विद्रोही गुटों ने हमले में बेल्जियम के बने हथियारों का इस्तेमाल किया। दावा तो यह भी किया गया कि रूस के विद्रोही गुटों ने ही हाल के दिनों में रूस में ड्रोन अटैक भी किए। कुछ दिन पहले भी फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन ने बेलगोरोद पर हमला किया था, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। विद्रोही गुटों से निपटना रूस के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि विद्रोहियों ने इसी बीच रूस के इलाके नोवाया ताबुलझंका पर कब्जा कर लिया। ये रूसी शहर यूक्रेन बॉर्डर पर है। इस दौरान रूस के कई अधिकारी मारे गए या भाग गए। आपको बता दें कि यूक्रेन वॉर शुरू होने के तुरंत बाद ही फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन की नींव रखी गई थी। उसी समय इस विद्रोही संगठन ने ऐलान कर दिया था कि वो रूस के नागरिक हैं, लेकिन देश के हालात को देखते हुए मौजूदा पुतिन की सत्ता को पलटना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन गुट में ज्यादातर लोग रूस की ही सेना से हैं, जिन्होंने खुद को उससे अलग कर लिया है। उनके अलावा बहुत से स्वतंत्र विद्रोही लड़ाके हैं जो हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हैं। ऐसे में उन्हें सीधी लड़ाई से कोई दिक्कत नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन का संचालन यूक्रेन की राजधानी कीव से होता है। दावा किया जाता है कि यूक्रेन इस विद्रोही गुट को पूरा सहयोग देता है। यहाँ तक कि इस गुट को नेटो की तरफ से भी गुप्त रूप से सपोर्ट मिलता है। रूस के इस विद्रोही गुट में कुल कितने लड़ाके हैं, इसका साफ साफ खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जाता है कि इस गुट में हजारों लड़ाके शामिल हैं। यहाँ तक कि इस गुट का अपना अलग से फ्लैग भी है, जिसके आधार पर ये गुट रूस के खिलाफ अपने वजूद का दावा करता है। कहा यह भी जाता है कि फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन जैसे विद्रोही गुटों की आड़ लेकर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ रखी है। हकीकत जो भी हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स शुरू किया है। हालांकि इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन से उसने रूस का $700 मिलियन से ज्यादा नुकसान किया है। माना जा रहा है कि रूस के बागी गुटों को रूस में दाखिल कराना ही यूक्रेन के सीक्रेट ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स का मकसद है। इसके जरिए यूक्रेन रूस के कब्जे वाले उन इलाकों को फिर से हासिल करना चाहता है जिन पर पहले यूक्रेन का दावा था। पिछले दिनों रूस के अंदर कई ड्रोन हमलों में भी यूक्रेन के सीक्रेट ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स और विद्रोही गुटों का हाथ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। परमाणु युद्ध के खतरे के बीच एक बार फिर डर्टी बॉम्ब की चर्चा हो रही है। आरोप रूस ने लगाया है। रूस ने खुलासा किया है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब से रूसी सीमा में हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन का दावा है कि उसके काउंटर ऑफेंसिव से पहले ही रूस ने कब्जे की गई टेरिटरी में डर्टी बॉम्ब का जखीरा तैयार किया है। डर्टी बॉम्ब न्यूक्लियर हथियार तो नहीं है, लेकिन इससे फैलने वाला रेडिएशन हजारों लोगों की मौत की वजह बन सकता है। रूस करे या यूक्रेन, अगर डर्टी बॉम्ब का धमाका हुआ तो न्यूक्लियर वॉर का फेज शुरू होना तय माना जा रहा है। पहले जोरदार धमाका और फिर रेडिएशन की आंधी। पहले आग और धमाके से तबाही और फिर हवा में फैले जहर से नरसंहार।
डर्टी बम परमाणु हथियार नहीं, लेकिन तड़पाकर मौत देने वाला असर इससे बेहद घातक बनाता है। और डर्टी बम का नाम आते ही रूस हो या यूक्रेन, दोनों देशों की चिंता बढ़ जाती है। युद्ध के दौरान डर्टी बम को लेकर आरोप के कई दौर आए। अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाए। हवाला रूस की खुफिया एजेंसी FSB का है। दावा है कि यूक्रेन रूस के भीतर हमले की प्लानिंग कर रहा है। हमले के लिए यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन के डर्टी बम में रेडियो एक्टिव विस्फोटक है। डर्टी बम के इस्तेमाल से रूस का बड़ा इलाका प्रभावित होगा। रूस की खुफिया एजेंसी का दावा है कि यूक्रेनियन स्पेशल सर्विस रूस में डर्टी बम से हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक डर्टी बम में कई खतरनाक चीजों का मिश्रण होता है। इसमें डायनामाइट, रेडियो एक्टिव पाउडर और बड़े पैलेट्स होते हैं। डर्टी बम फटने से बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के नजदीक वाले इलाके में सब कुछ खत्म हो जाता है। धमाके के बाद दूर दूर तक रेडिएशन फैल जाता है। जो धमाके से बच गए वो रेडिएशन की चपेट में आने से मारे जाते हैं। हवा की रफ्तार तेज हुई तो रेडिएशन दूर तक फैलता है और ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। धमाके के बाद खाने पीने की चीजें संक्रमित हो जाती हैं। दूर दूर तक पानी भी संक्रमित हो जाता है। इसीलिए इसे डर्टी बम कहा जाता है। इससे होने वाला शुरुआती विनाश परंपरागत बम जैसा है, लेकिन इसके विस्फोट के बाद कई दिनों तक मौत और तबाही का तांडव चलता रहता है। डर्टी बम पर रूस वॉर गेम खेल रहा हो या यूक्रेन सच में ऐसा प्लान बना रहा हो, सच क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सच है कि अगर डर्टी बम चला तो युद्ध परमाणु युद्ध में बदलना तय है और विनाश की लहर को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। रूस को एक और खुफिया जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में यूक्रेन बड़ा ड्रोन अटैक कर सकता है। एयर डिफेंस से ड्रोन को बचाने के लिए यूक्रेन ने रूस में अपने कई एजेंट्स को भेजा है। यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स रूस के अहम ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन ने अपने एजेंट्स तक ड्रोन पहुंचाए हैं। मौजूदा हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, डर्टी बम और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट, ये तीन ऐसे खतरे हैं जो कभी भी सच साबित हो सकते हैं और रेडिएशन से नरसंहार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जिस बाखमुत को जीतने का दावा रूस की तरफ से किया गया, जिस बाखमुत में वैगनर चीफ ने शान से फ्लैग लहराया था, अब वही बाखमुत रूस के हाथ से छिन सकता है। बाखमुत हाथ से निकलने की छटपटाहट दिखने भी लगी है, क्योंकि बाखमुत की ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर काफी अंदर तक यूक्रेन के सैनिक घुस चुके हैं। कई इलाकों में रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। ऐसी खबरों के बीच वैगनर चीफ सदमे में है, जबकि ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा कि रूस को हारा हुआ करार दे दिया। दरअसल ज़ेलेंस्की यूं ही नहीं बोल रहे। इसके पीछे बाखमुत से मिला वो इनपुट है जिसके आधार पर ज़ेलेंस्की रूस को खदेड़ने का दावा कर रहे हैं। ये उसी बाखमुत से आई तस्वीरें हैं जिसे कुछ दिन पहले वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने जीतने का दावा किया। लेकिन प्रिगोजिन के लड़ाकों ने जैसे ही बाखमुत छोड़ा, वैसे ही यूक्रेन के सैनिक हावी हो गए। सबूत नंबर 1 देखिए, कैसे रूसी कब्जे वाले इलाके में जा घुसे और ताबड़तोड़ गोली बरसाकर उन्हें खदेड़ दिया। दूसरा सबूत देखिए, ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कैसे यूक्रेनी फोर्स रूसी कब्जे वाले इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। अब देखिए ये तीसरी तस्वीर, यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंकों पर कब्जा कर लिया है और उन्हीं से गोलीबारी की जा रही है, जिसकी वजह से जंगल में रूसी सैनिक जा छुपे हैं, जहां से वो भाग रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें पूरे बाखमुत की नहीं हैं, ये उन इलाकों से हैं जहां यूक्रेन रूसी सैनिकों पर हावी हो चुका है। इन तस्वीरों से ज़ेलेंस्की काफी जोश में है। अब उन्हें लग रहा है कि जल्द ही पूरे बाखमुत पर वो कब्जा कर लेंगे। ज़ेलेंस्की जोश में है, इसकी दो वजह हैं। एक तरफ नेटो देशों से फाइटर जेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है, दूसरी तरफ बाखमुत से अच्छी खबर आई है। जाहिर है
बाखमुत की हालत देखकर सबसे ज्यादा बेचैनी वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन को हो रही है, क्योंकि वैगनर लड़ाकों ने बाखमुत जीतकर तश्तरी में सजाकर रूस को दिया था। लेकिन अब वहीं यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। इससे प्रिगोजिन का पारा 7वें आसमान पर है। प्रिगोजिन ने गुस्से में कहा है, शेम ऑन यू शोइगु और गेरासिमोव, मैं तुमसे कहता हूं फ्रंट पर जाओ, पिस्टल लहराओ, सैनिकों का साथ दो जिससे वो आगे बढ़ सके। जाओ, तुम कर सकते हो, अगर नहीं तो एक हीरो की मौत मर जाओ। प्रिगोजिन ने बाखमुत जीतने के बाद रूसी फ्लैग लहराते हुए तस्वीरें खिंचाई थी, लेकिन आज बाखमुत हाथ से जा रहा है तो झल्लाहट होगी। बरखीव का ये बाखमुत का वही इलाका है जहां रूसी सैनिक पीछे हट रहे हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिक 200 से 1500 मीटर अंदर घुस चुके हैं। ये बाखमुत की ईस्टर्न फ्रंट लाइन है। इसके अलावा नॉर्थ फ्रंट पर 100 से 700 मीटर यूक्रेनी सैनिक अंदर घुस चुके हैं। इसका दावा यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैना मालियार ने टेलीग्राम चैनल पर किया है। यानी ईस्टर्न फ्रंट पर यूक्रेनी सेना ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जहां वो लगातार रूसी सैनिकों को पीछे हटा रही है। हालांकि अभी तक रूस की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन प्रिगोजिन की बौखलाहट बता रही है कि बाखमुत में कुछ बड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खाड़ी में न्यूक्लियर वॉर शुरू होने के खतरे बढ़ गए हैं। अमेरिका के धुर विरोधी ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करके बवंडर मचा दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी ये हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका और इजराइल के बेस को भी तबाह कर देगी। क्या सुपर पावर होगा चित? ईरान लाया हाइपरसोनिक। अमेरिका इजराइल की बढ़ी टेंशन। गल्फ का नया बवंडर, मिसाइल वर्ल्ड में मची हलचल। मिसाइल वर्ल्ड में मची हलचल। वो आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेज है। वो अमेरिका की एंटी मिसाइल सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। ये दावा अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान ने किया है। ईरान के इस दावे के पीछे वो खबर है जिसने मिसाइल वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। इस खबर ने गल्फ में विनाशकारी आशंकाओं का सायरन बजा दिया है। दरअसल ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। ईरान के स्टेट मीडिया इरना ने मंगलवार को इस हाइपरसोनिक मिसाइल की तस्वीरें जारी की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सामने रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इस मिसाइल को लॉन्च किया। ईरान ने इस मिसाइल का नाम फतह रखा है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर बताई जा रही है। इसकी स्पीड 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा बताई जा रही है। ईरान का दावा है कि उसकी हाइपरसोनिक फतह मिसाइल अमेरिका के सबसे एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अलावा इजराइल के आयरन डोम को भी पार करके हमला करने में सक्षम है। हालांकि पश्चिमी देशों के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान हमेशा अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। पश्चिमी देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस बार भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमताओं को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया। हालांकि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल और अमेरिका के हमले से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दावे के मुताबिक ईरान अब पहाड़ी इलाकों में जमीन के नीचे परमाणु हथियार बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 25 मई को 2000 किलोमीटर की रेंज वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की थी। ईरान ने कहा था कि उसकी मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल के बेस तक पहुंचने में सक्षम है।
ईरान ने अपने इस मिसाइल को फारस की खाड़ी में गश्त करने वाले युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर तैनात किया है।